हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनिट करियर पे। दोस्तों, आप लोगों का नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है और आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और अब आप लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि अब आगे मुझे क्या करना है, किस तरीके से नीट की काउंसलिंग होगी, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे जो मुझे फॉलो करने होंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से नीट की काउंसलिंग होती है और आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नीट की काउंसलिंग होती है ये मेनली दो तरह से होती है। एक होती है 15% ऑल इंडिया कोटा और दूसरा होता है 85% स्टेट कोटा। अब आप बोलोगे ये होता क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक स्टेट में रहते हैं और वहां पर कोई एक मेडिकल कॉलेज है और उसमें 100 सीट्स हैं। तो दोस्तों, उस कॉलेज की जो 100 सीट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक होगी 15 और दूसरी तब होगा 85। तो दोस्तों, ये जो 15% सीट्स हैं इसके लिए जो काउंसलिंग करवाएगी अथॉरिटी उसका नाम है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और दूसरी तरफ आपकी जो 85 सीट्स हैं ये वाली, इनके लिए जो आपकी जो जिस स्टेट में सीट्स हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं तो यूपी की जो गवर्नमेंट होगी वहां की जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो उसके लिए काउंसलिंग करवाएगी और वो आपके स्टेट में आ जाएगा। और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के बच्चे होंगे ना, स्टेट वाले बच्चे, वही एलिजिबल होंगे। और ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा और इसमें पूरे देश के बच्चे एलिजिबल होंगे इन 15 सीटों पर एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली ऑल इंडिया कोटा 15% जो है इसी के बारे में बात करेंगे। जो स्टेट कोटा 85% वाला है इसके अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो वो सभी बच्चे जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं वे नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बताऊं तो लास्ट ईयर जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल मार्क्स आए थे और रिजर्व कैटेगरी में 40 परसेंटाइल मार्क्स आए थे, वे सभी बच्चे नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो मार्क्स मैंने आपको बताया 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी और 40 परसेंटाइल रिजर्व कैटेगरी, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई माने जाएंगे और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपको इससे ज्यादा मार्क्स आपके पास होना जरूरी है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आपकी जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग करवाने की जो अथॉरिटी है उसका नाम है एमसीसी, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। और यहाँ पर दोस्तों 2 राउंड में काउंसलिंग आपकी करवाई जाएगी और 2 राउंड के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तब आपका एक तीसरा राउंड होगा जिसको मोपअप राउंड कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं इस काउंसलिंग के अंदर और कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एमसीसी काउंसलिंग को स्टार्ट होने से पहले एक शेड्यूल निकालेगा जिसमें वो बताएगा कि इस डेट को आपको ये चीज करना है। ऐसे करके पूरा एक शेड्यूल निकालेगा और उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाके करना होगा जिसका लिंक है www.mcc.nic.in। इस पर जाना होगा आपको। जब आप इस पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक यूजी के लिए मिलेगा और एक पीजी के लिए मिलेगा। आपको यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा और वहां पर सबसे ऊपर की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म आ जाएगा और उस फॉर्म में आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, मदर्स नेम, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर मतलब कि आपने जब नीट का फॉर्म भरा था ना उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर, इस तरीके की जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी सब कुछ आपको वहाँ पे फिल कर देना है। और लास्ट में दोस्तों आपको उसे वहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन दिखेगी, उसको डाल के सबमिट कर देना है। इतना जब आप सारे स्टेप को पूरा कर लोगे ना तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक नया यूजर आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो नया यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है इसी की मदद से अब आगे आपकी काउंसलिंग होगी। आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहीं एक जगह लिख लेना है, अब आगे हमेशा ये काम आने वाला है। इतना कर लेने के बाद अब आपको फिर से उसी पेज पे वापस आना है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिला था ना, वहाँ पे फिर से वापस आना है और उसी के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी आपने नोट किया इसको वहां पे डाल के सबमिट करना है और लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट में।
इतना करने के बाद आप अपने अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी और जो अभी आपने डाली है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। सारी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना, उसे वेरीफाई कर लेना, एक एक चीज को अच्छे से मिलाना, कहीं भी गलती तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो इसको सबमिट कर देना। इतना करने के बाद आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया और इसके बाद अब आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट वाले ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से समझना। दोस्तों 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी जो कॉलेजेस हैं इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एक गवर्नमेंट होती है और एक होती है डीम्ड। तो दोस्तों सेंट्रल और गवर्नमेंट के लिए जो फीस है वो कम होती है और डीम्ड के लिए ज्यादा फीस आपको देनी होती है। और सेंट्रल और गवर्नमेंट की अलग फीस होती है और डीम्ड की अलग। तो आपको किसमें पार्टिसिपेट करना है, किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होगी। अब मैं आपको फीस बताता हूँ। दोस्तों फीस भी यहाँ पे दो तरह की होगी, एक होगी रिफंडेबल, एक होगी नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल मतलब जो बाद में वापस मिल जाएगी, नॉन रिफंडेबल मतलब जो बाद में वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नॉन रिफंडेबल की पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो नॉन रिफंडेबल फीस है सेंट्रल और गवर्नमेंट के लिए, वो जनरल वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए है और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 500 रुपए है। और यही फीस दोस्तों जो डीम्ड वाले हैं बच्चे उनके लिए 5000 रुपए है। अब हम बात कर लेते हैं रिफंडेबल फीस की। तो दोस्तों जो रिफंडेबल फीस है वो सेंट्रल और गवर्नमेंट वाले के लिए 5000 रुपए है और डीम्ड वालों के लिए 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि रिफंडेबल फीस आखिर होती किस लिए, ये समझ लो पहले। तो दोस्तों जो रिफंडेबल फीस है ये इसलिए होती है कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे तो बाद में आप सीट को नहीं छोड़ोगे। मतलब आपने एडमिशन लिया ना, तो एडमिशन के बाद आप उसे छोड़ोगे नहीं। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अगर आप उसे छोड़ देते हो तो ये पैसे आपके वापस नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं छोड़ते हो, उसी में पढ़ाई करते हो आगे, तो बाद में ये पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। तो मेनली ये एक तरीके से सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा किया जाता है। दोस्तों अब इतना हो जाने के बाद अब आगे आपकी आती है चॉइस फिलिंग। जो डेट्स वहां पे एमसीसी ने बताई हुई है उसमें चॉइस फिलिंग की भी एक डेट दी गई होगी। तो उस डेट को जब आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आएगी तो उस दिन आपको की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट पर और आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। अब आप कहेंगे चॉइस फिलिंग होती क्या है, तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, जितने भी कॉलेज हैं सबकी लिस्ट आपको वहाँ पे शो हो रही होगी और उसमें से आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पे फिल करना होगा कि पहले नंबर पर मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, दूसरे पे मुझे मौलाना आजाद चाहिए। इस तरीके से पूरा आपको वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस को सेट करना होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना इंपॉर्टेंट आपका नीट का एग्जाम होता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये वाला स्टेप होता है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि इसमें जल्दबाजी मत करना, बड़े सोच समझ के और आराम से ध्यान से करना, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। यहाँ पर रिसर्च आपको ये करनी है कि लास्ट ईयर कितनी रैंक पे किसको कौन सा कॉलेज मिला था, उसके हिसाब से आप देखना कि आपकी क्या रैंक है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसको ऊपर प्रेफरेंस देना। इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पे सेट करना। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं अच्छे से। जितने भी कॉलेज आपको चाहिए सब पे टिक लगाते चले जाना। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितने पे लगाएं, आप सब पे लगा सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और सब पे टिक करने के बाद उसे आप एडिट कर सकते हैं, प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, कोई नया ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट में जब आपको लगे कि अब मैंने अच्छे से कर लिया है तो लास्ट में इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाओगे, इस लॉक वाला ऑप्शन लास्ट में ही चूज करना, मैं आपको यही बोलूंगा। अब आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग हो चुकी है। दोस्तों चॉइस फिलिंग हो जाने के बाद अब बारी आती है फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट की। अब यहाँ पे राउंड 1 का रिजल्ट आपका आएगा। इसमें बताया जाएगा कि किस बच्चे कॉलेज मिला है, किसको नहीं मिला। जिस बच्चे कॉलेज नहीं मिला उसे अभी के लिए कुछ नहीं करना, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाएगा। और जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया है उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना है जो कॉलेज उसको मिला है। वहां पर एडमिशन की कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी की जाएंगी और उससे वहां पे पूछा जाएगा कि क्या आपको सेकंड राउंड में जाना है या इसी सीट को कंफर्म करना चाहते हो। तो ये उस कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो नेक्स्ट राउंड में भी जा सकता है, अगर चाहे तो उसी को कंफर्म करवा सकता है। तो इस तरीके से आपका रहेगा फर्स्ट राउंड। इसके बाद शुरू होगा आपका सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में दोस्तों फिर से चॉइस फिलिंग करने का आपको मौका मिलेगा, अपनी चॉइसेस को एडिट करने का मौका मिलेगा और उसके बाद फिर से आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे जिस बच्चे को कॉलेज फिर से मिल जाएगा उसे फिर से जाना होगा अपने कॉलेज में जहाँ पे कॉलेज आपको मिला है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहां पे उसे वेरीफाई होगा, सब कुछ वहां पे होगा। और जिसे कॉलेज नहीं मिला अब उसे क्या करना है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 कंडीशंस आती हैं। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो कॉलेजेस अभी हैं इसके अंदर, वो कॉलेजेस या तो सेंट्रल के यूनिवर्सिटीज में आते हैं जैसे कि आपका DU हो गया, BHU हो गया, या फिर वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं, या फिर वो आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आती हैं। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो उसकी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। अगर सीटें बच भी जाती हैं तो उन सीटों को
ट्रांसफर कर दिया जाएगा 85% स्टेट कोटा वाली सीट में, और स्टेट उसको संभालेगा, अपने हिसाब से उस पर काउंसलिंग करवाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अगर सीटें बच जाती हैं तो फिर से एक मोप अप राउंड करवाया जाएगा, और आप लोग मोप अप राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो जिन्हें सीट नहीं मिली, जिन्होंने अभी भी एडमिशन नहीं लिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरी आपकी काउंसलिंग चलती है। ये अलग अलग स्टेप्स इसमें होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। अब इसके बाद आप बात करोगे डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ दोस्तों 8 फोटोग्राफ आपको लेकर जानी होंगी, वो आपको ले जाना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पर एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में समझा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझा दिया नीट काउंसलिंग का। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अब मैं जो भी नई वीडियो लेके आऊँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोगों की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।